केस मुझे लड़ना होगा और मैं लड़ रहा हूँ। और भारत की कानून व्यवस्था पर मेरा विश्वास है और जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, आप एक पिता को अपनी बेटियों से षड्यंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही हैं? इसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम कहता हूँ। मैं अपनी मनमानी करूँगा, ये दुर्योधन था, वही ये कर रही हैं। को ये लगता है कि वो आईएएस का दबाव पुलिस पर बना सकती हैं, इसीलिए मजबूर होकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा। मुझे तो ये मानसिक असंतुलन दिखता है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। जब एक व्यक्ति दुर्योधन सिंड्रोम मैं इसको कहता हूँ, जब पारिवारिक परिवेश में या व्यावसायिक परिवेश में आप किसी को दुर्योधन होने से रोक थोड़ी ना सकते हैं। तो जो आज के डेमोक्रेसी की गणराज्य व्यवस्था की एक सीमा है, उस सीमा में रहते हुए ही आपको उलझनों को सुलझाना पड़ता है। आज आप चक्र नहीं उठा सकते ना, वो मेरा संस्कार नहीं है। तो इसीलिए उस सीमा में, उस दायरे में, कानून व्यवस्था के, पुलिस व्यवस्था के दायरे में रहते हुए ये केस मुझे लड़ना होगा और मैं लड़ रहा हूँ। और भारत की कानून व्यवस्था पर मेरा विश्वास है और जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, उन सब के प्रमाण मैं कौटुंबिक न्यायालय बॉम्बे के सामने दे चुका हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है और वो सारे प्रमाण जो है वो मेरे प्रमाण नहीं हैं, वो उन्हीं के प्रमाण हैं, उन्हीं का मेल है, उन्हीं का मैसेज है। किस तरह से वो एक परिस्थिति बनाती हैं बच्चियों को ये जताने के लिए कि आपके पिता तो आपको प्यार ही नहीं करते, तो अपने ही प्रमाणों को वो नकार कैसे सकती हैं? और जितने ये प्रमाण हमने कोर्ट के समक्ष रखे, उन्होंने और उनके वकील ने उनको कहा कि हाँ हमें स्वीकार है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो जब अब कानून के दायरे में जब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे कस्टडी के, उन प्रमाणों को आधार बनाकर ही हम वकालत करेंगे हमारी कस्टडी के। तो देखिए क्या है, उलझे तो तब सारे ही थे, है ना? तो उलझन को कानून व्यवस्था में रहकर सुलझाना ही हमको आता है। और आज की कानून व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे निर्णय कानून व्यवस्था ले रही है, मेरा पूर्ण विश्वास है। आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बच्चियों का अपहरण कर लिया उनके ही मामले में। जी, तो आप लास्ट टाइम मिले थे और अब क्या दिक्कत आ रही? पुलिस ने बुलाया, जब पुलिस के सामने कमिश्नर ने बात करी, उन्होंने घर पे बुलाया, आप घर नहीं गए। आप पुलिस के साथ भी तो सोच सकते थे कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस के साथ में आप वहाँ जाते, बच्चों को लेते, तो वे भी चीज़ सामने आ जाती, अपहरण हुआ है या नहीं। मैं उनके घर पर क्यों जाऊं? जब पुलिस ने उनको करे, पुलिस अपनी जांच करे, मैं हूं ना, यहाँ भोपाल में बैठा हुआ हूं। होंगे बच्चों से मिलने की चाह है, लेकिन चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। जब उनको कहा गया कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो आ सकती हैं, तो क्यों नहीं आई? थाने में तो नहीं बुलाया था उनको, एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनको बुलाया गया था। और जो किस तरह से करना है ये पुलिस व्यवस्था मुझे बताए, मैं कर दूंगा। पुलिस यदि कहती है कि हम आपको एक अच्छा अवसर देते हैं, आप वहाँ पे जाके मिलिए, और मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, और पुलिस व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। सोशल सिक्योरिटी सेल होता है, जो महिलाओं की सुरक्षा का सेल होता है, जो बच्चों से बात करे कि आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है। तो मेरा पुलिस व्यवस्था पर विश्वास है, तो वो उसके तहत जांच करके मुझे बताए क्या करना है, क्योंकि आज की तारीख में मेरी बेटियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। तो उसको लेकर आप कमिश्नर अपहरण की भी बात कर रहे हैं, अपहरण के लिए क्या आप शिकायत भी करेंगे? और दूसरी बात ये है कि एक आईएएस हैं, आईएएस होने के नाते, और आपको लगता है अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, और आपने उनको मानसिक जांच करवाने की भी बात करी, काउंसलिंग करने की? देखिए,
कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सुपरस्टार है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए। हम जब घर की दहली में अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना जो भी अचीवमेंट है घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए। हम तो करते हैं। हमारी घर के बाहर जो पहचान है जो वो उसको छोड़ देते हैं। हम घर के अंदर पति हैं और हमारी बेटियों के पिता हैं, और एक पति और पिता के रूप में जो हमारे दायित्व और कर्तव्य हैं उनका वहन करना इतना ही हम जानते हैं जिनको हमने किया है। वहाँ सुपरस्टार और स्टार और टीवी स्टार और कोई आईएएस आईपीएस ये मायने नहीं रखता। और इसीलिए तालमेल बिठाकर माता पिता को अपने बच्चों का संगोपन पालन पोषण करना चाहिए। ये एक मैच्योर्ड तरीका होता है। ठीक है, आपकी और मेरी नहीं बन रही है, मैंने बोला है आपको, मैंने तो दायर किया है ना डिवोर्स पिटिशन, तो मैच्योर्ड तरीके से इसको डील कीजिए ना। आप एक पिता को अपनी बेटियों से षड्यंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही हैं? इन सब के जवाब हम उनसे वहाँ पे मांगेंगे। इनके जवाब मैं नहीं दे सकता, उनको देने होंगे। और इसीलिए सारी हदों को दूर करके, जैसा मैंने पहले भी कहा, कौन से स्कूल में डालना है, पिता को अंधेरे में रखा है। उस स्कूल से, भोपाल के स्कूल से बाहर निकाला, पिता को अंधेरे में रखा है मुझे। वहाँ से ऊटी के सीधे भोपाल से उठाकर ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में क्यों? वो अंधेरे में रखा। आज बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकाला, अंधेरे में रखा। आज मैं पूछ रहा हूं आपको मेल के माध्यम से, मेरी बेटियां कहां हैं? आप मेल का जवाब नहीं दे सकती। मेल का तो जवाब देना चाहिए। तो लगातार सारी सीमाओं को एक एक करके, ऊपर की बाहर की सीमाओं को तोड़ते हुए, इसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम कहता हूं। मैं अपनी मनमानी करूंगा, ये दुर्योधन था, वही ये कर रही है। और कोई किसी को दुर्योधन ना बनो ये तो कह नहीं सकता ना। हम तो उसी दायरे में लड़ सकते हैं जो आज का दायरा है। और चूंकि हमको ये लगता है कि वो आईएएस का दबाव पुलिस पर बना सकती हैं, इसीलिए मजबूर होकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है। ये मुख्यमंत्री महोदय के लेवल का मामला नहीं है, ये कोई सामाजिक मामला नहीं है। मैं खुश होता अगर मैं कोई सामाजिक व्यवस्था का कोई मामला लेकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये मामला लेकर जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हो सकता है वो आईएएस में से किसी चीज़ का दुरुपयोग करें, तो आपको मेरी सहायता मुझे आपसे मांगनी पड़ेगी। तो इतना आपके ध्यान में रहे। उन्होंने कहा ये सारा सुनकर मैं आपकी सहायता करूँगा। आपने कस्टडी मांगी है बच्चों? मैंने दोनों बच्चियों की कस्टडी मांगी है और वो मैं कस्टडी लेकर रहूँगा, क्योंकि ये जो व्यवहार है ये मेरी बेटियों के मानसिक, भावनिक, एकेडमिक स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। कौन सा पिता या कौन सी माता इस तरह से अपने बच्चों को अनस्टेबल करती है? भावनिक रूप से तो कर दिया, लेकिन एकेडमिकली भी 6 महीना भोपाल के स्कूल, 4.5 महीना ऊटी के स्कूल में, आज पता नहीं कौन से स्कूल में। ये कोई तरीका हुआ? ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो कैसे सीख पाएंगी? वो स्टेबल ही नहीं हो पाएंगी, जिसका उनके भविष्य के ऊपर बुरा परिणाम पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है, और पड़ ही जाएगा, ये मेरा मानना है। तो बच्चियों को भी प्रताड़ित करती हैं वो, जैसे कि आपने कहा आपको प्रताड़ित कर रही हैं, बच्चियों को भी प्रताड़ित कर रही हैं। और उन्होंने कहा, आपने ये भी कहा है, आरोप लगाया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उसकी जाँच होनी चाहिए। ये किसने कहा है? ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे ये जो व्यवहार है ये नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि कोई भी माता या पिता की व्याख्या का पहला चरण क्या होना चाहिए? माता पिता वो होता है जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को अफेक्ट नहीं होने दे, उनको कोई दुष्परिणाम हो, कोई उनको एक क्षति पहुंचे, ये ना पहुंचे, इसके लिए बियॉन्ड किसी लिमिट जाकर प्रयास करे, वो होता है माता पिता। इनका व्यवहार तो बिल्कुल विपरीत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसीलिए एप्लीकेशन लगाना मेरा हक बनता है, वो मैंने लगाई है। तो अभी कोर्ट इसकी जांच करेगा, उसका प्रावधान है फैमिली कोर्ट एक्ट में, और जांच में जो पता चलेगा उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ,
हो सकता है मानसिक संतुलन की बात नहीं हो, कुछ और बात हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ये मानसिक असंतुलन दिखता है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि मेरी बच्चियां जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है और मेरा कोर्ट पर विश्वास है।